दोस्तों, आज की कहानी में एक लड़की होती है जो कि शादीशुदा करके अपने ससुराल आती है। नई नवेली दुल्हन बनकर आती है। जब ससुराल आती है तो उसका पति तो उसे भरपूर प्यार देता ही है, साथ में वो लड़की अपने छोटी देवर के साथ संबंध बनाने लगती है। और एक दिन संबंध बनाने के दौरान उस लड़की का, उस नवनीली दुल्हन का जो जेठ होता है, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके बाद उसका जेठ दोनों के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिसे सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही भयानक घटना घट जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आखिर उस नवेली दुल्हन का जेठ उन दोनों के सामने ऐसी क्या शर्त रखता है और वो कैसे अपने देवर के प्यार के जाल में फंस जाती है, अपने देवर के ही साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। दोस्तों ये जो कहानी है, कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है और साथ में आपको मनोरंजन करेगी और बहुत सारा सबक और सीख भी देगी। इसलिए इसकी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका मेरे चैनल ज्योति वॉइस में स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करती हूं कि जो कोई भी मेरी वीडियो पर नए दर्शक हैं, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक से आपको ना ही कुछ ज्यादा समय लगता है और ना ही पैसा लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही क्राइम की जो सच्ची घटना है उस घटना से रूबरू करा सकूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है। और मुजफ्फरपुर में ही एक थाना है, औरई थाना। और ये सच्ची घटना इसी थाना के अंतर्गत है। इस गांव में 3 भाई रहते थे। एक का नाम होता है सुशील और बीच का नाम होता है अमरजीत और छोटे वाला का नाम होता है रंजीत। जो सुशील होता है उसकी शादी लगभग 10 साल पहले हो चुकी होती है। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक होता है और हाल में ही अमरजीत की शादी होती है एक रागनी नाम की लड़की से। दोस्तों जब रागनी से अमरजीत की शादी होती है तो जो कि रागनी देखने में बेहद सुंदर होती है, वो शादी करके जब अपने ससुराल आती है तो उसका अपने पति के साथ भरपूर प्यार मिलता है। उसका पति उसे बहुत ही खुश रखता है, उसकी हर एक चीजों का ख्याल रखता है। रागनी भी अपने पति से बहुत खुश होती है कि उसका पति उसे एक अच्छा पति मिला है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि प्यार से पेट नहीं भरता है। इसी बीच जो रागनी का पति होता है दिन भर घर पे लगा पड़ा रहता था, इसलिए वो एक नौकरी ज्वाइन कर लेता है और सुबह को जब अपने घर से नौकरी पर जाता था तो सीधे शाम को वापस आता था। रागनी के परिवार में रागनी की जेठानी, रागनी की जो जेठ और एक छोटा देवर रहता था। जेठ जो कि दिन भर बाहर खेती में काम करता था और उसका जो छोटा देवर था वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। यानी कि रागनी के परिवार में उसका जो पति होता है अपने काम के लिए चला जाता था तो शाम को वापस आता था, और उसका जो जेठ है वो भी अपने काम के लिए बाहर जाता था, यानी कि खेती बाड़ी के काम के लिए, तो शाम को ही वापस आता था। अब रागनी की जो जेठानी है, रागनी और उसका छोटा देवर घर में बचते थे। हालांकि रागनी की जो जेठानी है उसका एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल के आसपास होती है। वो अक्सर स्कूल चला जाता था। घर में तीनों लोग मौजूद होते हैं। इधर जो रागनी होती है दिन भर उसका जो छोटा देवर घर में पड़ा रहता था, जिसकी वजह से रागनी का उस छोटे देवर के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और प्रेम प्रसंग इस हद तक चलता है जो कि रागनी भूल जाती है कि वो शादीशुदा है और अपने ही परिवार के लोगों के साथ ऐसा कर रही है। शायद उसे नहीं करना चाहिए था, उसे उसका पति को तो प्यार मिल ही रहा था, लेकिन सब कुछ भूल जाती है और अपने देवर की तरफ नजदीकियां बढ़ाने लगती है। हालांकि शुरू का प्यार होता है, थोड़ी लिपिन में प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आगे निकलता जाता है इन लोगों का जो प्यार है परवान चढ़ने लगता है। अब दोनों जब प्यार करने लगते हैं तो दोनों के बीच ये समय आता है कि दोनों एक साथ समय बिताए, एक साथ संबंध बनाए। हालांकि घर में उसकी जो जेठानी होती है मौजूद होती है, लेकिन इसी वजह से वो दोनों कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर दोस्तों एक दिन जो रागनी होती है एक प्लान बनाती है और अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी आप जाइए मायके घूम कर आइए, क्योंकि मैं अब घर में आ गई हूँ, अब घर का पूरा काम संभाल लूंगी, साथ में आपके जो बेटे को उसको स्कूल भी भेज दूंगी, खाना वगैरह सब सही तरीके से बना दूंगी। अब रागनी की जेठानी को लगता है कि रागनी उसका पूरा ख्याल रख रही है, उसे सपोर्ट दे रही है कि वो घर के काम को संभालेगी, पूरे घर के काम करोगी और उसे मायके में भेज रही है घूमने के लिए। वो बहुत ही खुश होती है और अपने पति सुशील से बात करती है। उसका जो पति होता है सुशील कहता है कि ठीक है, तुमको ज्यादा दिन हो गए मायके घूमे, जाओ तुम मायके कुछ दिनों के लिए घुमाओ। इसके बाद दोस्तों रागनी की जो जेठानी होती है मायके चली जाती है, अपना सामान पैक करती है और मायके चली जाती है घूमने के लिए। इधर रागनी और उसका जो छोटा देवर है घर में दोनों को समय बिताने के लिए अच्छा मौका मिल जाता था, क्योंकि रागनी का जो पति है अपने काम के लिए सुबह निकल जाता था और उसका जो जेठ है सुशील वो सुबह खा पी कर खेती बाड़ी के काम के लिए बाहर गांव से बाहर चला जाता था, यानी कि खेतों में चला जाता था। अब उस सुशील का जो बेटा है जो कि 8 साल का होता है वो अपनी स्कूल चला जाता था। इधर रागिनी उसके देवर के साथ
समय बिताने का अच्छा मौका मिल जाता था। वो दोनों एक साथ समय बिताते, इंजॉय करते और एक साथ संबंध भी बनाते थे दोस्तों। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। एक दिन जो रागिनी होती है अपने ही देवर के साथ संबंध बना रही होती है, तभी उसी समय उसका जेठ आ जाता है। और जेठ आता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। कहा जाता है कि 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी ही जाती है। उसी तरह रागिनी की भी होता है। जब उसका जेठ दोनों को एक साथ देख लेता है तो बहुत ही गुस्सा होता है और उसे बहुत ही दोनों को डराता धमकाता है। साथ में डांट फटकार भी लगाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम मेरे भाई की पत्नी हो और तुम मेरे ही भाई के साथ ऐसा गलत काम कर रही हो। इसके बाद दोस्तों जब रागिनी का पति आता है, पूरी परिवार वालों को ये बात बताई जाती है। साथ में जब दोनों को बात बताई जाती है तो सुबह का समय होता है तो पंचायत बिठाई जाती है और इन पंचायत में सभी लोग मौजूद होते हैं। तो पंचायत का ये एक फैसला रहता है कि रागिनी के पति से कहा जाता है कि तुम अपनी पत्नी को माफ कर दो, जो हुआ सो हुआ। पहली बार गलती किसी की भी माफ की जाती है। इसके बाद रागिनी का जो पति होता है अपनी पत्नी को माफ कर देता है और साथ में उसके जो छोटे देवर होते हैं जिससे रागिनी के साथ गलत संबंध था, उससे कहा जाता है कि तुम अभी कभी कहीं बाहर चले जाओ और वहां जाकर पैसा कमाओ। जब तुम्हारी शादी ठीक हो जाएगी, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी भी तय हो जाएगी, तब जब शादी ठीक होगी तब तुम यहाँ पर आना। इसके बाद दोस्तों दोनों इस पंचायत का फैसला को मंजूर कर लेते हैं। रागिनी का पति अपनी पत्नी को यानी कि रागिनी को माफ कर देता है और रागिनी का जो छोटा देवर होता है वो दिल्ली शहर चला जाता है पैसा कमाने के लिए। हालांकि सब कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है, सब लोग सही तरीके से हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। रागिनी के मन में अजीबो ख्याल आते हैं। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी जेठ की वजह से वो अपने देवर यानी कि जिसको हद से ज्यादा प्रेम करती थी उससे दूर हो गई है। वो अब कभी मिल नहीं पाएगी। वो अपने भसुर को भी यानी कि अपने जेठ को ही विलेन मानने लगती है और सोचने लगती है कि उस दिन अगर उसका जेठ देखकर ऐसा काम नहीं किया होता, शायद पंचायत नहीं बुलाया होता, घर के लोगों को पता नहीं चलता, तो शायद उसका जो प्रेमी है, उसका देवर है, उससे दूर नहीं होता, आज वो उसके पास हो गई। इस तरह से उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल पलने लगते हैं और वो जेठ को ही अपना विलेन मान लेती है। पूरी दोस्त अपने जेठ पे ही मरने लगती है कि उसकी जेठ की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद हालांकि वो अपने देवर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि उसे मिलेगी नहीं, उसे देखेगी नहीं तो क्या, उससे बात तो कर पाएगी। लेकिन जो उसका देवर होता है वो संभल जाता है और कहता है कि नहीं भाभी, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे मेरी गलती का पश्चाताप करना है। मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था, ये सब गलत हो रहा है, आप अपने रास्ते देखिए, मैं अपने रास्ते। इस पर जो रागिनी होती है और भी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद उसका गुस्सा इस तरह भड़कता है कि वो अपने जेठ को ही इस दुनिया से हटाने का प्लान बना लेती है और सोचती है कि जिस तरह मैं तड़पी हूँ उस तरह अपने जेठ को भी तड़पाऊंगी। इसके बाद दोस्तों एक प्लान बनाती है और इस प्लान में ये भी बनाती है कि वो अपने जेठ को नहीं मारेगी, वो उसको मार देगी तो एक बार में ही मर जाएगा। उसे तिल तिल कर तड़पाना चाहती थी, उसके खून के आंसू रुलाना चाहती थी। इसलिए उसके जेठ का जो एक बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल की होती है, उसे ही इस रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है और इस प्लान को इस तरह से वो कामयाब भी कर लेती है। दोस्तों होता एक दिन ऐसा है कि जो सुशील होता है उसके घर से और उसके किसी पड़ोसी के घर से यानी कि उसके अपने ही होते हैं, दोनों में किसी जमीनी विवाद के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था और हाल में ही वो लोग सुशील को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसी का फायदा उठाती है रागिनी। एक दिन वो अपने ही दुश्मन से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम होता है विद्यापीठ, जो कि विद्यापीठ का सुशील के घर वालों से यानी कि रागिनी के घर वालों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था किसी जमीनी विवाद की वजह से। वो विद्यापीठ से मिलने जाती है और कहती है कि तुम लोग कुछ जमीन, उस जमीन को पाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे जेठ के जो बेटा है विक्रम, उसकी हत्या कर दो। जब उसकी हत्या कर दोगे तो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। इस पर विद्यापीठ भी तैयार हो जाता है, तो कहता है कि ठीक है, जो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसके बाद दोस्तों विद्यापीठ और विद्यापीठ की माँ और इधर रागिनी एक दिन सुशील के जो बेटा होता है विक्रम, उसको विद्यापीठ के घर ले जाते हैं। विक्रम जो कि भले ही इन दोनों के घर से दुश्मनी होता है लेकिन बच्चे एक दूसरे के घर आ जा रहे थे। इसी तरह विक्रम अपनी चाची पर भरोसा करता है, विद्यापीठ पर भरोसा करके उसके घर जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद ये तीनों मिलकर विक्रम की हत्या कर देते हैं, उसके गले को रेत देते हैं और वहां से इस काम को करने के बाद जो विद्यापीठ होता है, विद्यापीठ और उसकी माँ वो घर से फरार हो जाते हैं और इधर जो रागिनी होती है वो अपने घर आ जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल सा है। उसे नहीं लगाता कि वो पकड़ी जाएगी। हालांकि दोस्तों जब सभी लोग इस बात को पता चलता है कि विक्रम की मौत हो गई है, उसी के अपने ही उसको मार दिया है, तो सबसे पहले जो पुलिस है विद्यापीठ को पकड़ती है, साथ में उसकी माँ को भी पकड़ती है। लेकिन रागिनी को नहीं पता था कि जब दोनों पकड़े जाएंगे तो उसकी भी पोल खुल जाएगी। रागिनी को तो ऐसा लगता है कि ये लोगों ने धमकी दी है और पुलिस को सीधा शक उन्हीं लोगों पर जाएगा।
सबसे पहले जो पुलिस है विद्यापीठ को पकड़ती है, उसकी माँ को पकड़ती है। इसके बाद पूरी कहानी जो है वो लोग बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि ये सब काम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि रागिनी ही ने उसका था। जब घर वालों को ये बात पता चलता है कि रागिनी ऐसा काम की है, अपने ही घर को चिरा को इस दुनिया से हटा दी है, पुलिस रागिनी को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। इस पर रागिनी भी पूरी कहानी बता देती है और कहती कि हाँ, मैंने ही इस लड़की की हत्या कराई है, क्योंकि मैं अपने देवर के साथ बेहद प्रेम करती थी और मेरा जो जेठ है वो बीच में नहीं आता, तो शायद मैं अपने देवर से अलग नहीं होती, उसके साथ आज भी वैसा काम करती, उसी तरह का समय बिताती। इसी की बदले की भावना को लेकर मैंने इनके बेटे को हत्या कर दी, क्योंकि मैं इनको तिल तिल कर मारना चाहती थी, इनको घुट घुट कर देखना चाहती थी कि कैसे जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे ये भी तड़पे। इसी तरह से मैंने प्लान बनाया। दोस्तों, पुलिस भी रागिनी की इस प्लान को सुनकर उसको अजीब नजरों से देखने लगती है। इसके बाद पुलिस रागिनी को और साथ में विद्यापीठ और विद्यापीठ की माँ को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, रागिनी की इस बदले की भावना में कैसे एक बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा घटना घट जाता है। एक लड़का जो कि बिल्कुल इस केस में निर्दोष होता है, उसका कोई भी दोष नहीं होता है, उसको इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। हालांकि जो रागिनी को काम कर रही थी वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसे जब सही रास्ते पर लाया जाता है तो सबको तो लगता है कि सही हो गया, लेकिन रागिनी को सही नहीं लगता है। वो अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए, वो अपनी चीजें को अच्छी तरह से करने के लिए ये एक ऐसा कदम उठा लेती है जो कि एक निर्दोष लड़की की ही हत्या कर देती है। तो दोस्तों, आप रागिनी की गलतियों से सीखिए, इस कहानी से बहुत कुछ सबक सीखिए कि जो भी आप कदम उठाए सही तरीके से उठाए, ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको पछताना पड़े। आप रागिनी की गलतियों से सीखिए। मैं अपनी कहानी में हमेशा यही बताने की कोशिश करती हूँ कि आप जो कोई भी कदम उठाए काफी सोच समझकर इस कदम को उठाए। आगे पीछे सब कुछ सोच लीजिए, ताकि आगे जाकर कुछ ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, इस कहानी के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। जाते जाते मैं आप लोग से यही कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और उनका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, ये कहानी, घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।